नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने आज मॉरिशस में विपक्ष के नेता जॉर्जस पियरे लेस जॉनगॉट से मुलाकात की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस दौरे के दौरान विपक्ष के नेता जॉर्जस पियरे लेस जॉनगॉट से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पीएम मोदी ने मॉरिशस में भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को भी सराहा और दोनों देशों के बीच मित्रवत संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मुलाकात को लेकर दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई है कि भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा और दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत जो है वो होंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम की, जिन्होंने कहा है कि तमिलनाडु बहुत स्पष्ट है। हम दो भाषाओं तमिल और अंग्रेजी से काफ़ी लाभान्वित होते हैं। अंग्रेजी हमें वाणिज्य और विज्ञान की दुनिया से जोड़ती है और तमिल हमारी संस्कृति और पहचान को संरक्षित करती है। No, this is not, she's taking things out of context. Tamil Nadu is very clear. We are very well served with the two-language formula. I mean, with English and Tamil. English connects us to the world of commerce and science, and Tamil preserves our culture and identity. If somebody wants to learn a third language, whatever that language might be, they will learn out of their own volition and accord. There is no reason to make it compulsory. I've said this before. Hundreds and thousands of North Indian workers come and work in Tamil Nadu. They are welcome in Tamil Nadu. We need their services. None of them come with any prior knowledge of Tamil. They are not schooled in Tamil literature, grammar, or even in spoken or written Tamil. They come with no Tamil knowledge. But they adapt themselves and pick up the language on the job. The same way, if anybody from Tamil Nadu needs to go and exclusively work in an environment which only speaks Hindi, they will pick up the language on their own. There is no need to make it compulsory. English connects us to the world of commerce and science, and Tamil preserves our culture, and that serves us well. And to thrust a third language upon us will be completely unacceptable. And the union government must be flexible in implementing its policies by taking into account the sensitivities and nuances of the various states of India. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की, जिन्होंने कहा है कि डीएमके अपना जनाधार खोता जा रहा है। एनईपी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें क्षेत्रीय भाषा का कहीं भी महत्व कम हो रहा है, बल्कि इससे क्षेत्रीय भाषा का विस्तार हो रहा है। डीएमके जनाधार खोता जा रहा है और उसके जो विकास विरोधी नीतियां थी, उससे जो उनकी तमिलनाडु की जनता है वो उनके प्रति आक्रोशित है। उसका वो ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। एनईपी में कोई भी ऐसी चीज नहीं दी गई है जिसमें क्षेत्रीय भाषा का कहीं भी महत्व 1% भी कम हो रहा हो, बल्कि क्षेत्रीय भाषा का विस्तार हो रहा है। क्षेत्रीय भाषा को और लोग अंगीकार करें, ये प्रयत्न हो रहा है। उनको खुश होना चाहिए कि तमिल अब बनारस में तमिल संगम हो रहा है। उनको खुश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की विश्वविद्यालयों में तमिल और तेलुगु पढ़ाई जाने लगी है। तो ये करने के बजाय प्रशंसा के वो केवल भाषाई आंदोलन खड़ा करके और ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो जनता का ध्यान है विकास कार्यों से हट जाए और उनको एक मुद्दा मिल जाए। मैं समझता हूं डीएमके, तृणमूल और समाजवादी पार्टी ऐसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये दिशाहीन हो चुकी हैं और ये सनातन विरोध और एक नए सुगुफों के साथ में केंद्र की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम की, जिन्होंने एनईपी के तहत 3 भाषा नीति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह व्यक्तिगत रुचि का मामला है कि कौन किस भाषा में पढ़ेगा और काम करेगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बहुत पहले, मेरा ख्याल से कांग्रेस जब सरकार में था, पहला जब आया, तो उस समय में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसको ग्रहण किया है। लेकिन राष्ट्रभाषा ग्रहण करने के बावजूद भी उसमें बोला गया है कि आपका देसी जो भाषा है वो उसमें भी कामकाज हो सकता है, लेकिन हिंदी को थोड़ा प्रमुखता भी, उनको भी महत्व देना चाहिए, इतना ही बोला गया है। तो अभी तमिल भाषा या उड़िया भाषा, बंगाली भाषा, बाकी सब बहुत सारे भाषा तो अभी सरकार ने मान्यता दे दिया है। इवन ट्राइबल का और चिल्की को भी मान्यता दे दिया है। तो फिर ये तो व्यक्ति रुचि का बात है, कौन किस भाषा में पढ़ेगा, लिखेगा और किस भाषा में वो काम करेगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत क्लियर है।
और उसमें इसको विवाद बनाना ठीक नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा है और मैं तो बहुत सारे तमिल बंधुओं को मिला है और वो लोग अच्छी बढ़िया से हिंदी बोल लेते हैं और मेरे को भी थोड़ा थोड़ा तमिल आता है, मणिकम भी बोल देता हूँ मैं मिलने से। तो इसमें क्यों नाराज है? ये नाराज नहीं होना चाहिए। ये राजनीति से प्रेरित होकर ये ऑपोजिशन वाले ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह की, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार की सराहना की है और कहा है कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जनहित के कार्य कर रही है और उसे पूरा भी कर रही है। बधाई डबल इंजन की सरकारों को बधाई कि वो लोकहित जनहित के जो भी वायदे चुनाव के दौरान करती है उनको पूरा करने का 100% काम करती है। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने की बात हो, लोक कल्याण के लगातार कार्य करने की बात हो, देश और प्रदेश के विकास और सर्वांगीण विकास की बात हो, या सर्व समाज के भविष्य के सुरक्षित करने की बात हो, हमारी दोनों सरकारें लगातार निरंतरता से प्रयास कर रही हैं। उसी कड़ी में जैसा कि वायदा किया था कि हम होली और दिवाली के 30 त्योहारों पर निःशुल्क रूप से उज्ज्वला योजना से जो कनेक्शनधारी है हमारे गैस, उनको हम निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। और आज उस वायदे को पूरा करते हुए हम लोग होली के पावन पर्व पर सभी उन लोगों को करोड़ों की संख्या में निःशुल्क रूप से एक एक सिलेंडर रिफिल कराने का, गैस रसोई गैस देने का काम कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएम फडणवीस पर हमला बोला है और कहा है कि उनकी कथनी और करनी दोनों अलग अलग है। बहुत सारी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जहां पे उनके वर्ड्स और एक्शन मेल नहीं खाते हैं और कुछ चीजें हैं जो सुर्खियां बटोरने के लिए काम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूं महाराष्ट्र में जो जनता को वादा किया था, चाहे वो लड़की बहन हो, वो बजट में हमने देख लिया ना उनको 2100 रुपए मिल रहे हैं, ना बजट में प्रावधान किया है कि जो सारी महिलाएं हैं जिनको ये वेलफेयर स्कीम लागू हो रही थी कि उनको किसी तरीके का फायदा होगा। और जो बजट है दिखा रहा है किस तरीके से महाराष्ट्र में डेट बर्डन बढ़ रहा है। इन चीजों पे अगर ध्यान देंगे और उसकी तरफ लगातार काम करेंगे तो महाराष्ट्र के लिए भी और महाराष्ट्र के विकास के लिए भी अच्छा संकेत होगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से होली और रमजान दोनों पर्व को सौहार्दपूर्वक मनाने की अपील की है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सर, होली से पहले कई मस्जिदों मज़ारों को ढका जा रहा है। देखिए, होली और रमजान दोनों त्योहारों को हम सौहार्द, आपसी भाईचारे के साथ मनाने के निर्देश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि इन्होंने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे करने में विफल है। 2,500 रुपए का वादा तो जुमला साबित हो गया। अब होली तक दिल्ली की हर महिला को फ्री सिलेंडर एक मिलना था। होली में से 2 दिन बाकी हैं और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनको फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली की महिलाएं खाली सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनके झूठे वादों के विरोध में, उनके धोखे के विरोध में कि बस अब 2 दिन बचते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक फ्री सिलेंडर नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बताया था कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय संगठन जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि JKIM और आवामी एक्शन कमेटी ASC को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। गृह मंत्री ने बताया कि इन संगठनों को उग्र और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में शामिल पाया गया है, जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसी को लेकर के जम्मू के केंद्र सरकार द्वारा आवामी एक्शन कमेटी ACC और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिम पर प्रतिबंध लगाने पर जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा जो हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देश विरोधी, विधि विरोधी, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी लेड बाय मीर वाइस उमर फारूक
और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन लेड बाय अब्बास अंसारी जो देश विरोधी गतिविधियों में पाए गए और आज गृह मंत्रालय ने अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यूएपीए के तहत उन्हें बैन किया गया। हम उसे स्वागत करते हैं। ये सराहनीय कदम है क्योंकि ये लोग देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे क्वेश्चन खड़े करते हैं और बार बार अलगाववाद को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, किसी भी कीमत पे ऐसी चीजों को अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो आप बात करते हैं, उनकी जो बेस है वो अलगाववाद है, वो हुर्रियत है। हुर्रियत ने ही इनके लिए वहां पे एक बेस तैयार की थी। आज जब हुर्रियत पे, अलगाववादियों पे, आतंकवादियों पे चोट पहुंचती है तो दर्द महबूबा मुफ्ती को होता है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया इसके ऊपर। वो दर्द उनका छलक रहा है क्योंकि अलगाववाद पे चोट होगी, देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों पर चोट होगी तो महबूबा मुफ्ती को ही दर्द होगा और किसी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद की, जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी का दौरा किया और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत की। आज आपने इसके बारे में क्या तो आज आपका है क्या? देखिए, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरा फर्ज है यहाँ की समस्याओं का निदान करना। मैं प्रयास पूर्वक हर बुधवार को इस काम के लिए निकल दूँ। सर, आम आदमी पार्टी इंतजाम लगा रही बीजेपी को सुरक्षा लेके, क्राइम के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के इस आरोप प्रत्यारोप में मैं मीडिया के आप जैसे मित्रों से भी अनुरोध करता हूं, ना तो आप पढ़ें ना हमें उसमें घसीटें। उन्होंने जो नहीं किया, उनके आरोप प्रत्यारोप का जवाब जनता ने वोट देके दे दिया। अब मेरा समय है, हमारी सरकार का समय है करने का। हम अपना समय आरोप प्रत्यारोप के बदले काम करने में देना। तो मेरे साथ फिलहाल नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।